हाँ जी, वेलकम बैक। रवीश कुमार जी का एक वीडियो है जिसमें अमेरिका में जो कार्रवाई इंडियंस के खिलाफ हो रही है H1B वीज़ा को लेके, उसके बारे में ये वीडियो है। चलिए देखते हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अमेरिका और भारत में कई चीजें एक जैसी और साथ साथ हो रही हैं। भारत में पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठियों को निकालने को लेकर तरह तरह के बयान आने लगे हैं, तो अमेरिका के टेक्सास में भारतीयों के खिलाफ नफरती अभियान की खबरें हैं। आज ही एक्स पर कई सारे वीडियो अचानक से भर गए जिनमें भारतीयों के प्रति नफरत का अभियान देखा जा सकता है। पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों को निकालने के लिए फॉरेन डिटेंशन सेंटर जैसी कोई चीज बनाने की बात हो रही है, तो अमेरिका में भारत से घुसे अवैध प्रवासियों को निकालने का अभियान चल रहा है। इस अभियान के कारण भारतीय मूल के लोगों के प्रति नफरत भी फैलती जा रही है। अमेरिका से ग्रीन कार्ड और H1B वीजा को लेकर नियमों के बदलने की खबरें इस तरह से आ जाती हैं कि वहां कानूनी तरीके से रहने वाले भारतीयों में भी भगदड़ मच जा रही है। ग्रीन कार्ड को लेकर अमेरिका ने नया नियम बनाया कि अब जिसे इसके लिए आवेदन करना होगा वापस अपने देश जाना होगा और वहां से अप्लाई करना होगा। इस एक नियम के कारण H1B वीजा पर रह रहे लाखों भारतीयों के बारे में कहा जा रहा है कि उन्हें भारत लौटना पड़ सकता है। लगने लगा है कि अमेरिका में बसने का ड्रीम कहीं समाप्त ना हो जाए। बाद में इस नियम में कुछ संशोधन भी किया गया जिसके बारे में हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे। कैलिफोर्निया के बे एरिया में भारतीयों की आबादी 104% की दर से बढ़ गई, तो वहां सवाल उठने लगे हैं और भारत ने मोदी सरकार ने खास जिलों में आबादी में तेजी से आए बदलाव का अध्ययन करने के लिए एक कमेटी का गठन कर दिया है। अमेरिका में दूसरे देशों से आए लोगों के बसने के नियम सख्त किए जा रहे हैं ताकि अमेरिका में काम के लिए कोई आसानी से ना आए, आ जाए तो उनका बसना पहले की तरह आसान ना रहे। भारत में घुसपैठ का अभियान चल रहा है। इस अभियान के पीछे मुसलमानों को भी टारगेट कर दिया जाता है, उनसे नागरिकता साबित करने की बात कह दी जाती है। उधर अमेरिका में इसी तरह का अभियान भारतीयों के खिलाफ चल रहा है। अमेरिका और पश्चिम बंगाल की खबरों को पलटकर देखेंगे, लगेगा बंगाल टेक्सास में है और टेक्सास बंगाल में है। अमेरिका में इल्लीगल इमिग्रेंट्स कहते हैं, बंगाल में घुसपैठिया कहा जा रहा है। अमेरिका में भारत से बड़ी संख्या में लोग चोरी के रास्ते से चले गए जिन्हें अवैध प्रवासी कहा जाता है। इन्हें लेकर अमेरिकी नागरिकों में काफी विरोध है और भारतीय मूल के अमेरिकी भी इनका विरोध करते हैं। इसीलिए ऐसे बहुत से लोगों ने अवैध प्रवासियों की राजनीति के खिलाफ ट्रंप को सपोर्ट किया और उन्हें वोट किया, मगर अब कानूनी तरीके से आए और बस गए लोगों पर भी अमेरिका से निकाले जाने की तलवार लटकने लगी है। वहां ऐसे भारतीयों की संख्या लाखों में है जो वहां बसना चाहते हैं, क्योंकि अमेरिका वाकई बसने के लिए शानदार देश है। भारत में घुसपैठियों को निकालने वाला मिडिल क्लास खुद अमेरिका में जाकर बसना चाहता है, मगर अब उन्हें भी वहां घुसपैठिया कहा जाने लगा है। आयरनी इंटरनेशनल हो गई है। इंडिया में घुंघरू पहनकर नाच रही है, अमेरिका में सूट पहनकर डांस कर रही है। अक्सर लोग भूल जाते हैं कि अवैध प्रवासियों या घुसपैठियों को निकालने की राजनीति के पीछे उस समुदाय के प्रति नफरत भी होती है जिसे टारगेट किया जाता है। ऐसी राजनीति से उसे अस्थिर, असुरक्षित किया जाता है, डराया जाता है कि घुसपैठ के नाम पर आपको टांग दिया जाएगा। भारत में मुसलमानों को इसी आधार पर टारगेट किया जाता है, तो अमेरिका में भारतीय लोगों को किया जाने लगा है। अमेरिका में हिंदू और मुसलमान सभी मिलकर घुसपैठ की इस राजनीति के पीछे की नफरत का सामना कर रहे हैं और मुकाबला भी भारत में मुसलमान अकेले इससे लड़ रहा है। भारत में मुसलमानों को लगने लगा है कि उनसे कभी भी कागज मांग दिया जाएगा, नागरिकता साबित करने के लिए कह दिया जाएगा। SIR में बड़ी संख्या में मुस्लिम वोटर के नाम काट दिए गए, कटे तो हिंदू वोटर के भी, मगर कोई उनमें घुसपैठिया नहीं था। लेकिन राजनीतिक बयानों में प्रधानमंत्री मोदी तक ने इस अंतर को साफ नहीं किया। सीधे सीधे कहा, SIR का विरोध इसलिए किया जा रहा है
ताकि घुसपैठियों को बचाया जा सके। अगर आप भारत में घुसपैठ और आबादी की राजनीति से जुड़ी खबरों को फॉलो कर रहे हैं तो अमेरिका से आ रही खबरों को हिंदी में या किसी भी भाषा में बहुत आसानी से समझ जाएंगे। यह सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल में छपा लेख है। लिखने वाले हैं लिन चियोंग, सारा रवानी, श्री हर्षा देवुलापल्ली। शुरुआत इस सवाल से होती है कि कैलिफोर्निया में रहने वाले लाखों भारतीयों की तरक्की में सिलिकॉन वैली और बे एरिया का बड़ा हाथ रहा, लेकिन क्या अब उसका अंत होने जा रहा है? इस लेख में फ्रेमॉन्ट इलाके की बात है जिसे लेखक इंडियन बे कहते हैं। इस इलाके में पिछले 40-50 वर्षों में यह अंतर आया है कि यहां की आबादी का 30% हिस्सा भारतीय और भारतीय मूल के लोगों का हो गया है। 1980 में भारतीय और भारतीय मूल के लोगों की आबादी 18,000 थी, मगर 2024 में 4 लाख से अधिक हो गई। यहां के बे एरिया में जितने भारतीय रहते हैं उतने अमेरिका में कहीं और नहीं। इस इलाके में चीन के लोगों की आबादी 30% की दर से बढ़ी है, मगर भारतीयों की 104% की दर से। धन दौलत के मामले में अमेरिकी लोगों के बाद यहां भारतीयों का ही स्थान है। यहां के मेयर राज सलवान पंजाबी मूल के हैं और इसी इलाके के वोट के दम पर रो खन्ना कांग्रेस में गए हैं। अब यहां के लोग तरह तरह से असुरक्षित महसूस करने लगे हैं। एआई के कारण नौकरियां जाने का खतरा, तो ग्रीन कार्ड के नियम, तो कभी H-1B वीजा के कारण कोई खतरा। नियमों के अलावा यहां के भारतीयों को नफरत का भी सामना करना पड़ रहा है। एक्स पर मुझे ऐसे कई वीडियो मिले। उन वीडियो में भारतीयों के प्रति नस्ली भेदभाव का अंदाजा होता है। सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल के लेख में बताया गया है कि ऑनलाइन हेट बहुत बढ़ गई है। क्यों नफरत फैली है? इन कारणों की पड़ताल की जानी चाहिए। क्या भारतीय मूल के लोगों की तरफ से कुछ ऐसा हो रहा है जिससे स्थानीय लोगों में उनके खिलाफ गुस्सा भड़क रहा है, या भारतीय मूल के लोगों की कामयाबी से गुस्सा बढ़ रहा है, नफरत फैलाई जा रही है? सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल में लिखा है कि वहां के सर्वे में पाया गया है कि दक्षिण एशियाई लोगों के खिलाफ नफरत बढ़ गई है। अमेरिका के विदेश सचिव मार्को रूबियो दिल्ली में थे। उनसे इस बाबत सवाल पूछा गया तो नाराज हो गए। पूछने लगे कि नस्लीय टिप्पणियां किसने की। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन ऐसी चीजें चलती रहती हैं, उन पर ध्यान देने की जरूरत नहीं, क्योंकि दुनिया भर में ऐसे मूर्ख लोग भर गए हैं। अमेरिका तो लोगों का स्वागत करने वाला देश है। ये और बात है कि बाद में उनके इस बयान को अमेरिकी विदेश विभाग ने अपने ट्विटर से डिलीट कर दिया। Okay. I don't know how to address that, but I'll take that very seriously about the comments. Look, I'm sure that there are people that have made comments online and other places, because every country in the world has stupid people. I'm sure there's stupid people here. There's stupid people in the United States that make dumb comments all the time. I don't know what else to tell you other than the United States is a very welcoming country. Our nation has been enriched by people who come to our country, have come from our country from all over the world, have become Americans, have assimilated into our way of life, and have contributed greatly. So that's all I can comment on that. रूबियो ने इस बात को अनदेखा कर दिया कि नफरत ऑनलाइन चलाई तो जाती है, लेकिन उसका असर ऑफलाइन समाज पर भी होता है। जैसे भारत में मुसलमानों के प्रति ऑनलाइन ही नफरत चलाई गई, और अब हर दिन कहीं ना कहीं से ऐसी घटना आ जाती है ऑफलाइन। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर ऐसे बहुत से विश्लेषक अमेरिका में मिल जाएंगे जो इस बात को बार बार चिन्हित करते हैं कि अमेरिका की संस्कृति को भारतीयों ने कॉलोनाइज कर लिया है। अमेरिका में भारतीयों की मौजूदगी को इस तरह से दिखाया जाने लगा है। एक पॉडकास्ट में अमेरिकी इंटरव्यूअर टेक्सास के स्टेट सीनेटर से कह रहे हैं कि भारतीय टेक्सास में अपना जातिवाद, मूर्ति पूजा लेकर आ गए हैं। टेक्सास के फ्रिस्को जैसे शहर की शक्ल बदल गई है। जवाब में ट्रंप की पार्टी के स्टेट सीनेटर मेज मिडल्टन कह रहे हैं, हमें H-1B वीजा सिस्टम खत्म करने की जरूरत है ताकि हम टेक्सास और अमेरिका के लोगों को नौकरियों में प्राथमिकता दे सकें। मैं बार बार यह सुनता हूं कि विदेशी वर्कर नौकरियां ले जाते हैं। यह कॉमन सेंस है। हमें अमेरिकियों को आगे रखना होगा। हमें जरूरत है इन बदलावों को कानूनी रूप दिया जाए। तो इस तरह से अभियान चल रहे हैं। भारतीय समुदाय को भी अमेरिकी समुदाय से संवाद करने की जरूरत है। जो भ्रांतियां हैं दूर करनी चाहिए। उन्हें जिस बात का बुरा लग रहा है उसे भी समझना चाहिए। जैसे इस बार पश्चिम बंगाल के मुसलमानों ने साफ साफ कह दिया, हम गाय नहीं खरीदेंगे।
जमीयत उलेमा हिंद जैसे संगठन ने मांग शुरू कर दी, गाय को राष्ट्रीय मवेशी या माता का दर्जा दिया जाना चाहिए। इसके पीछे यही सोच है कि बार बार गाय के नाम पर नफरत फैलाई जाती है, एक समुदाय को टारगेट किया जाता है। बेहतर है गाय को संरक्षित और सुरक्षित पशु का दर्जा दे दिया जाए। इस मुद्दे के कई पहलू हैं, हम उनमें जाना नहीं चाहते, लेकिन मुसलमानों के एक बड़े वर्ग को लगने लगा है कि अगर उनके खिलाफ नफरत की बुनियाद में गाय है तो इसका यही एक तरीका है कि सरकार तुरंत गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दे। कुल मिलाकर भारतीयों के व्यवहार को लेकर अगर नाराजगी अमेरिका में फैल रही है तो उन्हें भी इस तरह का कोई रास्ता निकालना चाहिए। देखना चाहिए कि उनकी तरफ से ऐसी क्या बात हो गई जिसके कारण अमेरिका में मंदिर और मूर्ति पूजा को लेकर अब टारगेट किया जाने लगा है, जबकि पूजा तो कई साल पहले से करते आ रहे हैं, हमेशा से करते रहे होंगे। तो H1B वीजा हो या ग्रीन कार्ड के नए नियम, जब भी इन नियमों का ऐलान होता है भारतीय और भारतीय मूल के लोगों में घबराहट फैल जाती है। बेहतरीन तरीके से क्वालिफाइड सालों काम करने वाले लोग वहां टैक्स देते हैं, बिना परमानेंट स्टेटस के रहते हैं और 60 दिनों के नोटिस पर देश छोड़ना पड़ सकता है। भारतीय मूल के लोग अमेरिकी आबादी का मात्र 1.5% हैं, लेकिन 5 से 6% इनकम टैक्स वहां भरते हैं। 50 लाख की आबादी 250-300 अरब का इनकम टैक्स देती है। H1B वीजा की फीस बढ़ाकर $1 लाख कर दी गई, तब भी हंगामा मचा, मगर अमेरिका ने वापस ले लिया। अब ग्रीन कार्ड का मसला आ गया। मार्को रूबियो और एस जयशंकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वतंत्र पत्रकार कादम्बिनी शर्मा ने रूबियो से सवाल कर दिया कि भारत के छात्रों, इंजीनियर और डॉक्टर ने अमेरिका की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान दिया है, लेकिन अब J1 वीजा, F1, H1B वीजा में हो रहे बदलावों का दोनों देशों के लोगों के आपसी रिश्तों पर असर पड़ रहा है। इस मामले में आपका प्रशासन भारतीयों को क्या संदेश देना चाहता है? कादम्बिनी शर्मा का अपना YouTube चैनल है द इंटरनेशनल रिपोर्ट, आप उसे भी देखा कीजिए। कादम्बिनी के सवाल के जवाब में रूबियो कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि कोई भी अमेरिका की नीतियों में होने वाले बदलावों को भारत के खिलाफ टारगेटिंग के रूप में देखे। यह बदलाव ग्लोबल स्तर पर किए जा रहे हैं, सभी देशों को लेकर है, सिर्फ भारत नहीं। हम अपनी नीति में आधुनिकीकरण के दौर से गुजर रहे हैं। अमेरिका में प्रवास का क्राइसिस हो गया है। पिछले कुछ सालों में 2 करोड़ लोग अवैध रूप से अमेरिका आए हैं और हमें इस मामले से निपटना है। इसमें सिर्फ भारत का हाथ नहीं है, लेकिन दुनिया का कोई भी देश हो, अमेरिका हो या भारत, एक देश के रूप में आप जो भी करें उसमें आपको राष्ट्रहित का ध्यान देना होता है। प्रवास की नीति भी उसी का हिस्सा है। I don't want you to view, or anyone, I made this point yesterday in an interview, the changes that are happening now or the modernization of our migration system into the United States is not focused, it's not India specific, it is global, it's being applied across the world. We are in a period of modernization. And I'll be frank and honest with you because it's important to talk about this. We've had a migratory crisis in the United States. This is not because of India, but broadly, we had over 20 million people illegally enter the United States over the last few years, and we've had to address that challenge. In addition to that challenge, and I think this is true for India, this is true for every country in the world, okay? Everything that you do as a country needs to be in your national interest, and that includes your immigration policy. The United States, I believe, is the most welcoming country in the world on immigration. Every single year, 1 million people, roughly, become permanent residents of the United States and contribute greatly. उम्मीद है रूबियो के इस बयान को आपने ध्यान से सुना होगा और अमेरिका के राष्ट्रहित के मसलों को भी समझा होगा। भारत अब अमेरिका में निवेश भी करने लगा है। खुद रूबियो ने बताया कि भारत की कंपनियों ने $20 अरब निवेश करने का करार किया है। साथ ही भारत सरकार अमेरिका से अगले 5 वर्षों में $500 बिलियन का आयात करने वाली है। भारत $500 बिलियन का आयात करेगा अमेरिका से, इसकी घोषणा भारत नहीं, भारत से पहले रूबियो करते हैं। तब फिर ग्रीन कार्ड को लेकर इस तरह का नियम क्यों आया कि भारतीयों में बेचैनी फैल गई। 23 मई को अमेरिका के विदेश सचिव मार्को रूबियो कोलकाता में लैंड करने वाले थे। उनका दौरा शुरू होने से कुछ ही घंटे पहले ट्रंप सरकार ने फैसला किया कि जो भी अस्थायी स्टेटस पर अमेरिका में रह रहा है और ग्रीन कार्ड यानी स्थायी निवास के लिए अप्लाई करना चाहता है, उसे अपने देश लौटकर ग्रीन कार्ड आवेदन करना होगा। अमेरिका में रहते हुए अब ग्रीन कार्ड का फॉर्म भरना मुमकिन नहीं,
केवल अपवाद के तौर पर ऐसा करने की अनुमति दी जाएगी। अब इसे लेकर भी उलझन बढ़ गई है कि अपवाद की कैटेगरी में कौन लोग आएंगे, इसे लेकर कोई स्पष्टता नहीं दी गई। सिर्फ इतनी जानकारी थी कि शरणार्थियों को इस श्रेणी में रखा जाएगा। ऐसा कर ट्रंप ने एक झटके में 50 साल से चली आ रही प्रक्रिया को बदल डाला। 4 दिनों तक घबराहट बढ़ती रही, इस फैसले की निंदा होने लगी। तब जाकर ट्रंप प्रशासन ने कहा ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करने वाले सभी H-1B वीजा होल्डर को सभी अमेरिका छोड़कर नहीं जाना होगा। इमिग्रेशन सर्विसेज के प्रवक्ता ने न्यूज वीक से कहा कि बहुत से एप्लीकेंट देश में रहते हुए ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग अपनी एप्लीकेशन में दिखा सकते हैं कि वे आर्थिक योगदान कर रहे हैं या उनका अमेरिका में रहना राष्ट्रहित में है, वे मौजूदा प्रक्रिया के तहत अप्लाई कर सकते हैं। क्या इससे समस्या का समाधान हो गया? अभी तक ग्रीन कार्ड नियमों को लेकर खबरें आ रही हैं। जाहिर है इस फैसले ने लीगल तरीके से रहने वाले लोगों को असुरक्षित कर दिया है। ग्रीन कार्ड बनने के बाद ही कोई अमेरिका का नागरिक बनने के लिए आवेदन कर सकता है। अभी तक यह होता था कि आप जिस वीजा पर काम कर रहे हैं करते रहिए, मगर उसी के आधार पर अमेरिका में रहते हुए ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन भर सकते हैं। अमेरिका में रहते हुए अपने वर्तमान वीजा के आधार पर ग्रीन कार्ड पाने की प्रक्रिया को एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस कहा जाता है। लेकिन अचानक ट्रंप सरकार ने आदेश दिया कि अब अपने मूल देश से आवेदन करना होगा, वहां जाना होगा इंटरव्यू के लिए। 1940 के नेशनैलिटी एक्ट और 1952 के इमिग्रेशन एंड नेशनैलिटी एक्ट के तहत अमेरिका में वीजा पर काम करने वाले लोग ग्रीन कार्ड की एप्लीकेशन अमेरिका में रहते हुए ही दायर कर सकते थे। इस फैसले को इस आधार पर भी चैलेंज किया जाने लगा कि अपने देश जाकर अप्लाई करने वालों को बहुत ही कम ग्रीन कार्ड मिलता है। पिछले 10 साल में जिन लोगों को ग्रीन कार्ड मिला है उनमें से ज्यादातर वही थे जिन्होंने अमेरिका में रहते हुए अप्लाई किया। 23 मई को नियमों में बदलाव करते हुए यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज के प्रवक्ता ने कहा था कि असाधारण परिस्थितियों में ही अमेरिका में रहते हुए ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करने की अनुमति दी जाएगी। इस बदलाव से हमारी प्रवास की नीति लूप होल के बजाय कानून के हिसाब से चल पाएगी। जब एलियन अपने देश से अप्लाई करते हैं तो उन्हें पकड़ना आसान हो जाता है जो चोरी छिपे अमेरिका में घुसना चाहते हैं और एप्लीकेशन खारिज हो जाने के बाद भी अमेरिका में रहना चाहते हैं। तो इस तरह से वीजा और ग्रीन कार्ड की तलवार अचानक से लटक आती है। ट्रंप ने एक झटके में अमेरिका में 10 लाख भारतीयों को चिंता में डाल दिया जो एम्प्लॉयमेंट बेस्ड इमिग्रेशन की कतार में ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे हैं। पहले से ही वेटिंग लिस्ट कई साल की हो चुकी है। अब नए नियमों के बाद ग्रीन कार्ड की प्रक्रिया और जटिल हो सकती है। भारतीयों की चिंता यह भी है कि नए नियमों के कारण अमेरिका में नौकरी करना असंभव हो जाएगा। अपने देश में इंटरव्यू देने जाएंगे, उसका खर्चा लाखों में, अलग से परिवार को कितनी परेशानी होगी। अगर किसी ने वहां शादी कर ली है तो अमेरिकी परिवार को छोड़कर भारत आना पड़ेगा। कब तक ग्रीन कार्ड मिलेगा पता नहीं, तब तक परिवारों की हालत खराब होती रहेगी। इस नीति के आलोचक अमेरिका के भी लोग हैं। उन्होंने कहा कि इसके जरिए अमेरिका में काम करने वाले मेहनती प्रवासियों को बाहर धकेला जा रहा है। कोई कह रहा है कि यह नीति हथियार की तरह इस्तेमाल की जा रही है। ट्रंप की तारीफ करने वाले भी कम नहीं। इनका कहना है कि ग्रीन कार्ड पाने की प्रक्रिया में गैर कानूनी रास्ते से आए लोगों की भरमार हो गई थी, इसलिए इसमें भी सुधार जरूरी है। लेकिन कुछ लोग लिख रहे हैं कि चीन और रूस को इससे मदद मिलेगी। इस प्रक्रिया के कारण दुनिया का बेहतरीन टैलेंट अमेरिका आ पाता था, अब आसानी से नहीं आ पाएगा। I will declare a national emergency at our southern border. आपको यह याद है ट्रंप जब शपथ ले रहे थे तब एस जयशंकर भी वहां मौजूद थे। अपने शपथ ग्रहण में ट्रंप ने कहा था अवैध प्रवासियों के खिलाफ काम करेंगे, दीवार बनाएंगे। इस बात पर हॉल में लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगे। तब जयशंकर अपनी जगह बैठे रहे। जाहिर है इस मुद्दे पर भारत हमेशा खुद को असमंजस की स्थिति में पाता है। ट्रंप के 1 साल के शासन में भारत से प्रवास करने वाले लोगों ने क्या क्या नहीं देखा। उन्हें आइस के हाथों पकड़ा गया, हथकड़ियों में डालकर वापस भेजा गया, प्लेन में भरकर नागरिकों को अमृतसर भेजा गया। उनके साथ बदसलूकी की भी खबरें आईं। अवैध वीजा के नाम पर कार्रवाई करने के नाम पर वैध रास्तों से आए लोगों पर शक किया जाने लगा है। सामाजिक रूप से प्रवासियों को तिरस्कार भी किया गया है, ऐसी खबरें आई।
अमेरिका में लाखों भारतीय संकट में हैं। वैध और अवैध में फर्क मिटता जा रहा है। क्या संकट के वक्त एनआरआई भारत सरकार को अपने साथ खड़ा पाते हैं? इसका जवाब वही दे सकते हैं। टेक्सास में मोदी और ट्रंप का कितना बड़ा कार्यक्रम हुआ। जब भी प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका गए, भारतीय और भारतीय मूल के लोगों ने पूरा स्टेडियम भर दिया। एक तरह से अमेरिका की धरती से भारतीय शक्ति प्रदर्शन करने लगे। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी अब की हालत पर कोई भरोसा देने वाला बयान दे सकते हैं? दिया भी हो तो बताइएगा। क्या प्रधानमंत्री मोदी अब वहां के किसी स्टेडियम में भाषण देंगे कि वीजा और ग्रीन कार्ड से डरना नहीं है, या फिर भारतीयों से अपील कर सकते हैं कि अमेरिका से भारत चले आइए? भारत के कई शहर न्यूयॉर्क और टेक्सास से भी बहुत अच्छे बना दिए गए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि अमेरिका बसने के लिए, पढ़ने के लिए और नौकरी करने के लिए एक शानदार देश है। उस देश की व्यवस्था सभी के लिए रही है, किसी भी देश के लोगों के लिए। कोई भी कहीं से अकेला जाकर वहां तरक्की कर सकता है, दौलत कमा सकता है, खूब सारी जमीनें खरीद सकता है, मकान खरीद सकता है। वहां पर कोई भी आपके मकान पर, आपकी जमीन पर कब्जा करने की हिम्मत नहीं कर सकता। ट्रंप का समर्थक भी आपके घर पर बुलडोजर नहीं चलवा सकता है। इसीलिए अमेरिका को ड्रीम कहा जाता है। भारत में लाखों लोग अमेरिका में बसने का सपना देखते हैं कि बड़े होकर इंजीनियर बनने के बाद अमेरिका जाएंगे। इतना प्यारा देश है अमेरिका, जो वहां गए आने का नाम नहीं लेते। इसकी वजह है अमेरिका का शानदार होना। वहां नफरत की राजनीति भारत की तरफ पसरने लगी है। अच्छा तो नहीं है, भारतीयों को भी लगने लगा होगा उनका प्यारा अमेरिका बदल रहा है, जैसे भारत में मुसलमानों को लगता है उनका प्यारा भारत बदल चुका है। सवाल है, क्या इस बदलाव को टाला जा सकता है? क्या भारत में घुसपैठ के नाम पर भारत के लोगों को टारगेट करना बंद हो सकता है? बंगाल और टेक्सास दोनों को इस सवाल का सामना करना चाहिए। नतीजा सबको मालूम है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। तो ये था H1B वीज़ा को लेकर रवीश कुमार जी का एक वीडियो, जिसमें उन्होंने बहुत सारी बातों पे रोशनी डाली है। अभी जितने भी लोग अमेरिका गए हैं या जाने की तैयारी में हैं, उन सब के लिए बहुत बड़ी खबर है ये। एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा, जब आप किसी दूसरे देश में जाते हैं तो वहाँ के कल्चर को, वहाँ के लोगों को, वहाँ के कानून को, इन सब चीज़ों को आपको रिस्पेक्ट करना है। एक और चीज़ है सिविक सेंस। वहाँ पे चाहे आप अपने यहाँ जो भी आप कर रहे हैं, उन चीज़ों को वहाँ मत कराइए। वहाँ का कल्चर अलग है, वहाँ के लोग अलग हैं। उन लोगों के कल्चर को देखें, सीखें और साफ सफाई का ख्याल रखें। यहाँ की जैसे नहीं है कि आप चलते हुए सड़क पे कहीं पे भी गुटखा थूक दें, चॉकलेट चिप्स के रैपर फेंक दें। वहाँ पे ऐसा नहीं है। सिविक सेंस बहुत एक सीखने वाली चीज़ है जो आपको वहाँ पे काम आती है। होना तो यहाँ पे भी चाहिए, लेकिन यहाँ पे कानून इतना इन चीज़ों के बारे में सख्त नहीं है कि लोग उसकी पालना करें, लेकिन वहाँ पे ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। अब जो भी वीज़ा नियम बदले गए हैं या बदले जा रहे हैं या भविष्य में बदले जाएंगे, उन सबको देख के चिंता की बात तो है भारतीयों के लिए, या एशियन, जितने भी एशियन कंट्रीज से लोग जा रहे हैं उन सब के लिए चिंता का विषय तो है ही। अभी जो आदमी H1B वीज़ा पे वहाँ पे काम कर रहा है, जो वहाँ पे ग्रीन कार्ड अप्लाई करने की तैयारी में है या जिन्होंने अप्लाई कर दिया है, वो लोग कितना कितना वेट ऑलरेडी कर चुके हैं ग्रीन कार्ड के लिए। और अगर अब उनसे कहा जाए कि आप इंडिया वापस जाएं, वहाँ से जाके अप्लाई कराएं, तो ये बहुत मुश्किल चीज़ है। बहुत मुश्किल है ये वहाँ से आके यहाँ अप्लाई करना। तो इन चीज़ों से नुकसान तो है इंडिया का, और अच्छा खासा नुकसान है। बाकी देखते हैं
अपने विदेश मंत्री क्या करते हैं इस चीज़ के बारे में। लेज़र लाइट ही, लेज़र आँखों से ही वो कोई कार्रवाई करेंगे या वाक़ई सच में कुछ कार्रवाई करने का दम है उनमें, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बाकी चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टाटा।